डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन और ये है आपका 8 सेमेस्टर, ठीक है, 8 सेम सिविल, ठीक है, 8 सेम सिविल की बात कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हार्बर इंजीनियरिंग का नेचुरल फेनामेना, ठीक है, नेचुरल फेनामेना हम देखने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर नेचुरल फेनामेना मतलब हार्बर इंजीनियरिंग का नेचुरल फेनामेना किस तरीके से है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये आपका पार्ट 3 होगा, चैप्टर 3 मतलब पार्ट 3 वीडियो। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है टाइड्स, ठीक है। पीरियोडिकली राइज होता है, फॉल होता है ओशियन वाटर का, तो उसी को बोला जाता है टाइड्स। सेकंड क्वेश्चन, द रिजल्टेंट पुल ऑन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डैश एट द इक्वेटर दैन एट द पोल्स, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। वाटर इज डैश एट द इक्वेटर दैन एट द पोल्स, तो वो होता है लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है। मतलब रिजल्टेंट पुल ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस होता है कहाँ के लिए, एट द इक्वेटर दैन एट द पोल। एट द इक्वेटर पे क्या होता है, लेस एट द इक्वेटर दैन एट द पोल, पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पे कम होता है, ध्यान रखेंगे। थर्ड वाले पॉइंट को देखिए, द हाइट ऑफ द टाइड व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम गिव्स डैश शेप ऑफ कर्व। डैश शेप ऑफ कर्व कौन सा है, साइन है, ठीक है। क्या है, साइन। साइन का जो कर्व होता है वो चीज़ें हैं, साइन का जो कर्व होता है वो उस तरीके का इसका शेप ऑफ कर्व होता है, तो ध्यान में रखेंगे साइन का। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर देख सकते हैं, द एवरेज इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव हाई टाइड्स इज, तो एवरेज इंटरवल कितना होता है सक्सेसिव हाई टाइड्स का, तो वो होता है 12 आवर्स 25 मिनट, 12 आवर्स 25 मिनट ये होता है। आगे फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर, जनरली देयर आर डैश हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स एवरी लूनर डे, कितने हाई टाइड्स होते हैं, कितने लो टाइड्स होते हैं एवरी लूनर डे में, तो वो होता है 2 होता है, 2 हाई टाइड्स होते हैं और 2 लो टाइड्स होते हैं एवरी लूनर डे में। 6 नंबर में, लूनर डे इज डैश दैन अ सोलर डे, तो लूनर डे जो होता है वो होता है लॉन्गर। लूनर डे क्या होता है, लॉन्गर होता है सोलर डे से, सोलर डे के कंपैरिजन में लूनर डे लॉन्गर होता है। 7 बोला है, द रेडियो बिटवीन द सन्स अट्रैक्शन फोर्स टू द मून्स अट्रैक्शन फोर्स इज, कितना होता है, तो वो होता है 0.46, ठीक है। सन्स अट्रैक्शन फोर्स और मून अट्रैक्शन फोर्स का रेशियो जो होता है वो होता है 0.46। 8 नंबर देखिए, द टाइम टेकन बाय मून टू मेक ए कम्प्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज रेफर्ड टू एज, तो मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, द टाइम टेकन बाय मून टू मेक अ कम्प्लीट रिवोल्यूशन, ये डे में टाइम बता रहा है, रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज रेफर्ड टू एज, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसी को लूनर डे बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, लूनर डे। और टाइम कितना लगता है वो चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आगे क्वेश्चन हैं, वो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर दे दिया है, द टाइम टेकन बाय मून टू मेक कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, तो वो होता है आपका 24 आवर्स 50 मिनट, 24 आवर्स 50 मिनट होता है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्या बोला, द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन हाई वाटर एंड लो वाटर ऑफ टाइड स्टेशन इज, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है टाइडल रेंज। क्या बोला जाता है, टाइडल रेंज बोला जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द टाइड विच अकर ट्वाइस ईच लूनर डे आर नोन एज, ट्वाइस ईच लूनर डे, उस टाइड को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सेमी ड्यूरनल टाइड, सेमी ड्यूरनल टाइड बोला जाता है। 12 नंबर देखिए, द हाई क्रेस्टेड वेव कॉज बाय द रश ऑफ फ्लड टाइड ऑफ अ रिवर आर नोन एज टाइडल बोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइडल बोर्स, टाइडल बोर्स बोला जाता है। 30 नंबर, द लोवेस्ट टाइड ऑफ द मंथ इज नोन एज, लोवेस्ट टाइड ऑफ द मंथ इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है नीप टाइड, नीप टाइड।
द लोवेस्ट टाइड ऑफ द मंथ इज नोन एज ए नीप टाइड। 14th, द वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश इन। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था, वो कहाँ पे? फ्रांस में किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में किया गया था। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 15 नंबर, द वर्ल्ड बिगेस्ट टाइडल पावर प्लांट इज लोकेटेड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा टाइडल पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है? साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइडल पावर प्लांट है साउथ कोरिया में, और पहला फ्रांस में इस्टेब्लिश किया गया था। 16 नंबर देखेंगे, इन इंडिया हाईएस्ट टाइडल रेंज इज ऑब्जर्व अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ। इन इंडिया हाईएस्ट टाइडल रेंज इज ऑब्जर्व अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात। ध्यान में रखेंगे, इंडिया में हाईएस्ट टाइडल रेंज जो ऑब्जर्व किया गया है वो अलोंग द कौन से कोस्ट लाइन पे? गुजरात के कोस्ट लाइन पे है। 70 नंबर देखेंगे, इन मैरी टाइम वर्क्स स्पीड ऑफ विंड इज एक्सप्रेस इन। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? तो नॉट्स में किया जाता है। नॉट्स का मतलब यूनिट क्या होता है? नॉट्स का यूनिट जो होता है किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन जो मेजर किया जाता है वर्क स्पीड ऑफ विंड इन मैरी टाइम वर्क्स स्पीड ऑफ विंड इज एक्सप्रेस। विंड का जो स्पीड लिया जाता है वो नॉट्स में लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। 1 नॉट इक्वल टू कितना होता है? ये ध्यान रखेंगे कि 1 नॉट इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर। 1.852 याद रखेंगे। 90 नंबर बोला है, पोटेंशियल इज द सम ऑफ डैश। तो वो होता है एलिवेशन, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड। सी ऑप्शन, एलिवेशन प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड को ही बोला जाता है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल किसको बोला जाता है? एलिवेशन प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विंड स्पीड ओवर द सी इज टेकन एज डैश ऑफ डैट एट अ हाइट ऑफ 600 मीटर। तो 600 मीटर किसके लिए बोला है? थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा। विंड स्पीड ओवर द सी की बात कर रहा है, ओवर द सी। ठीक है, तो एज डैश ऑफ डैट हाइट ऑफ द 600 मीटर। 600 मीटर का कितना होता है? तो वो होता है 2/3 ऑफ द डैट ऑफ ए हाइट ऑफ 6 मीटर। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 21 बोला है कि विंड ओवर द लैंड इज टेकन एज ऑफ डैट ऑफ हाइट ऑफ 600 मीटर। तो वो होता है 1/3। याद रखेंगे 1/3। ओके। 22 बोला है ग्रेडियंट स्पीड ऑफ विंड स्पीड एट अ हाइट ऑफ अबाउट 600 मीटर। सीधा 600 मीटर का ही तो देते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। 23 बोला है द डैश इज एन एम्पेरिकल मेजर दैट रिलेट विंड स्पीड टू ऑब्जर्व कंडीशन टू सी और लैंड। ठीक है, सी और एंड लैंड की बात कर रहा है, तो वो बताता है ब्यूफोर्ट स्केल। ठीक है। 24 ब्यूफोर्ट स्केल कंसिस्टेड ऑफ डैश डिफरेंट डिग्री ऑफ विंड स्ट्रेंथ। तो वो है 13 डिफरेंट डिग्री ऑफ विंड स्ट्रेंथ। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्यूफोर्ट स्केल नंबर रिप्रेजेंट अ वायलेंट स्टॉर्म। तो ये जो नंबर बताएगा वायलेंट स्टॉर्म का वो है 11 बताएगा कि जो स्टॉर्म है वो मतलब जो तूफ़ान है वो बहुत ही वायलेंट है। ठीक है, तो ये ब्यूफोर्ट स्केल नंबर जो 11 है वो रिप्रेजेंट करता है। 26 देख सकते हैं कि व्हाट डज ब्यूफोर्ट स्केल नंबर 9 रिप्रेजेंट। जो 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है वो स्ट्रॉन्ग गेल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग गेल। 27 टाइप सेकेंड विंड रोज डायग्राम शोज। टाइप सेकेंड जो विंड रोज डायग्राम है वो क्या शो करता है? वो शो करता है डायरेक्शन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ऑफ विंड, इसको रिप्रेजेंट। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि जो टाइप सेकेंड विंड रोज डायग्राम बताता है वो डायरेक्शन बताता है, ड्यूरेशन बताता है एंड इंटेंसिटी ऑफ विंड को शो करता है। नेक्स्ट टाइप फर्स्ट जो विंड रोज डायग्राम है वो क्या बताता है? तो वो आपका सिर्फ डायरेक्शन और ड्यूरेशन ऑफ विंड बताता है, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड बताता है। ठीक है, टाइप 1। 29 ऑसिलेशन एंड ट्रांसलेशन आर द टाइप ऑफ। किसके टाइप हैं? ऑसिलेशन है या ट्रांसलेशन है, ये किसके टाइप हैं? तो ये वेव्स के टाइप हैं। वेव्स, ये ध्यान में रखेंगे, वेव्स के टाइप हैं।
30 नंबर में अगर आप देखेंगे तो एज द वेव ट्रेवल अवे फ्रॉम देयर जनरेटिंग एरिया द वेव हाइट डैश एंड वेव लेंथ पीरियड डैश। तो वे जो हाइट होता है वो क्या होता है, द वेव हाइट जो होता है किसके लिए, वेव ट्रेवल्स फ्रॉम देयर जनरेटिंग एरिया सी वेव्स ट्रैवल करता है। तो वेव हाइट क्या होता है, पहले वेव हाइट को पूछा है, फिर वेव लेंथ पीरियड पूछा है। तो वेव हाइट जो करता है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा और फिर वेव लेंथ पीरियड इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 31 नंबर ये है कि व्हेन द वेव रीचेस शैलो वाटर वेयर द डेप्थ इज इक्वल टू अबाउट डैश इट विल यूजुअली ब्रेक। तो ब्रेक हो जाता है तो 1.25 H ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन ये बोला है कि इन डीप वाटर ईच पार्टिकल ऑफ वाटर ऑन द वेव सरफेस डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करता है, इन डीप वाटर ईच पार्टिकल ऑफ वाटर ऑन द वेव सरफेस डिस्क्राइब। सरफेस उसका सरफेस क्या डिस्क्राइब करता है, सर्कल डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है, सर्कल, एक सर्कल का। ठीक है। 33 नंबर बोला है कि स्टीवेंसन हैज़ डेवलप एन अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन वेव हाइट एंड फेच एफ, दिस इज एक्सप्रेस एज। तो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, तो वो है h इक्वल टू 0.34 f रेज टू पावर 1/2। ठीक है, f रेज टू पावर 1/2 बोले, या तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 0.34 रूट f, ऐसे भी करके लिखा आ सकता है। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, किसके बीच का रिलेशन बता रहा है, जो आपका वेव हाइट है और फीच है। ठीक है, फीच। अब फीच क्या होता है, ये चीज़ें आप लोग ढूंढ सकते हैं। फीच आप मुझे ढूंढ के और कमेंट करके बता सकते हैं कि फीच क्या होता है। ठीक है, फीच क्या होता है वो चीज़ें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। फोर्थ, इफ d is the depth of water and L is the wavelength, then identify the correct option for deep water wave। deep water wave के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, d इज ग्रेटर देन L/2। d जो होगा वो ग्रेटर देन L/2, मतलब उसके आधे से ज़्यादा होगा, L के वैल्यू के आधे से ज़्यादा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेव्स आर जनरेटेड बाय डैश, किस तरीके से जनरेट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबो राइट बता रहा है। इसका मतलब ऊपर जो दिए हैं उनके द्वारा ही वेव जनरेट होता है। जैसे कि एक्सप्लोजन के द्वारा वेव जनरेट हो जाएगा, अर्थक्वेक के द्वारा, और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम एयर मूविंग ओवर द वाटर सरफेस उसके द्वारा। तो ये करेक्ट ऑप्शन बता रहा है, मतलब ऊपर के तीनों करेक्ट ऑप्शन हैं। ठीक है, किसके लिए, वेव जनरेटिंग के लिए। 36 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स क्रेस्ट इज कॉल्ड। वेव क्रेस्ट सक्सेसिव बताना है, तो यहाँ पर जो हैं वो है वेवलेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट इज कॉल्ड है, जो उसी को बोला जाता है वेवलेंथ। जैसे कि मतलब मैं यहाँ पर डायग्राम देख के भी बता सकता हूँ, इस तरीके का है, इस तरीके का आपका डायग्राम, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके का वेव का डायग्राम होता है। ठीक है, तो सक्सेसिव मतलब ये पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पर कलर अगर थोड़ा सा चेंज कर दूँ कलर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को ही बोला जाता है वेवलेंथ, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं वेवलेंथ का। ओके, 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ, जो पहले था वही रख देता हूँ। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेच ऑफ ओपन वाटर अवेलेबल फॉर वेव ग्रोथ विदाउट द इंटरप्शन ऑफ लैंड इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है, तो उसी को फेच बोला जाता है। फेच आपने देखा लेकिन यहाँ पर उसका डेफिनेशन अभी आपको पता चल गया। क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेच, जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेच ऑफ ओपन वाटर अवेलेबल फॉर वेव ग्रोथ विदाउट द इंटरप्शन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज अ फेच। उसी को क्या बोला जाता है, फेच बोला जाता है। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से
सर्च करके ढूंढ लेना, आपको फेज समझ में आ जाएगा। 38 क्या बोला है, अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग वेव ऑन ए लार्ज बट लिमिटेड बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको सीच बोला जाता है, सीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीच। अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग वेव ऑन ए लार्ज बट लिमिटेड बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड सीच। 39 देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ सैंड इन ए जिगजैग लाइन इन द अप्रॉक्सीमेट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज, तो उसको बोला जाता है लिटोरल ड्रिफ्ट, लिटोरल ड्रिफ्ट बोला जाता है, ठीक है, लिटोरल ड्रिफ्ट बोला जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या बोला है, रिफ्लेक्टेड वेव कोलाइड बैक विद द इनकमिंग इंसिडेंट वेव्स एंड फॉर्म्स अ स्टैंडिंग वेव इज नोन एज, तो उसको बोला जाता है क्लैपोटिस, क्लैपोटिस बोला जाता है। कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत तो 2-3 बार इसको रीड करेंगे ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, 2-3 बार तो थोड़ा रीड करना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए, सुन के भी याद हो जाएगा लेकिन 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि कल मेरा एग्ज़ाम है तो 2-3 बार मैं इसको देख लूँ कि ताकि मेरे दिमाग में बैठ जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो आप फटाफट वहाँ पे सिलेक्ट करते जाओगे, आपको ढूंढने के लिए समय नहीं मिलेगा। आप कहीं इधर से सोचने जाओगे, कहीं सर्च करने जाओगे तो जल्दी सर्च से भी मिलता नहीं है क्वेश्चन, तो बेटर ये ऑप्शन रहेगा कि 2-3 बार वीडियोज़ को देख लो, आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट 41 देख सकते हो, 41 नंबर का क्वेश्चन, द वेव फोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, द वेव फोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होते हैं वेव फोर्स, तो वो जो फॉर्म में होते हैं आप देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के फॉर्म में होंगे, इम्पल्स ऑफ जेट होंगे, विस्कस ड्रैग होगा, इन सबको इंडिकेट कर रहा है डी ऑप्शन, ये आपका राइट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, द वेव ब्रेक और बिकम अनस्टेबल, जो वेव है वो ब्रेक हो जाता है और क्या हो जाता है, या तो बिकम अनस्टेबल हो जाता है व्हेन द वेव हाइट अप्रोचेज डैश ऑफ द वेव लेंथ, डैश ऑफ द वेव लेंथ, वेव लेंथ का कितना मतलब अप्रोचेज हाइट हो जाता है, तो वो है 1/7 ऑफ द वेव लेंथ। अगर हाइट इतना हो गया तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेंथ जो वेव लेंथ है उसका 1/7 जितना अगर हाइट हो गया वेव का तो वो हो जाता है वेव ब्रेक्स हो जाता है, उसी को वेव ब्रेक्स बोलते हैं, या तो बिकम्स अनस्टेबल हो जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, द सिग्निफिकेंट वेव हाइट इज डिफाइंड इज द एवरेज हाइट ऑफ द क्या, एवरेज हाइट ऑफ द क्या, तो वो होता है 1/3 ऑफ द हाईएस्ट वेव, हाईएस्ट जो वेव होता है उसका 1/3 होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत तो याद करेंगे तो रहेगा, क्योंकि मैं तो यही राय दूंगा कि थोड़ा बहुत इसको वीडियो को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक उतना तो आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का ऐसे क्वेश्चन है उसको किस तरीके से फेस करना है। 44 नंबर देखिए, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ वाटर वेव ऑन अ सी शोर स्ट्रक्चर, सी शोर स्ट्रक्चर पर वाटर वेव का इम्पैक्ट के किसके कारण होता है, तो इन सब के कारण होता है, चाहे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कपल्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटरी इम्पैक्ट कॉज्ड, या वाइब्रेशन आर सब्जेक्टेड, या इंटरनल प्रेशर इज डेवलप, ये सब के कारण होता है। तो ये ऑप्शन याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। 45 देखेंगे, लिटरल ड्रिफ्ट क्या होता है, तो लिटरल ड्रिफ्ट जो होता है वो ये होता है, इज ए करंट पैरेलल टू द शोर कॉज ड्यू टू द टेंजेंशियल कंपेयर टू द विंड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द विंड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द विंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 46 क्या बोला है, फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड ड्यू टू, किसके कारण होता है, एयर जो फ्लो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो किसके कारण होता है, तो वो एलिवेशन के कारण भी होता है, प्रेशर हेड के कारण भी होता है, वेलोसिटी हेड के कारण भी होता है। तो इन तीनों को इंडिकेट कर रहा है करेक्ट ऑप्शन को डी, तो डी इज़ द राइट आंसर, ओके। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मरीन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, हार्बर इंजीनियरिंग का मरीन स्ट्रक्चर, वो होगा आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है, ये है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, मिलेंगे आपके साथ, देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो को रिकमेंडेशन मिलता है और अपने आप दूसरे दोस्तों मित्रों को चला जाता है।
ठीक है, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाने का ट्राई करिए। ठीक है, फाइनल ईयर है, फाइनल सेम है, तो अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू।